Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar, and from today onwards we are going to start a new chapter from 8th class history book, and the name of the chapter is From Trade to Territory, the Company Establishes Power. So beta, through this chapter, as the name explains, we are going to understand that how the Britishers become the rulers of our country. सो इनिशियली जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में आए थे, एट दैट मोमेंट दे वर नॉट इन द मूड टू रूल आर कंट्री. वो हमारे कंट्री में रूल करने नहीं आए थे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ड्यू टू सर्टन इवेंट्स देयर परसेप्शंस चेंज एंड दे बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री. सो हाउ ऑल दीज थिंग्स हैपन वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम वही सब कुछ पढ़ने वाले हैं. बट बेटा, बिफोर वी स्टार्ट, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू. इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, ताकि हमें पता चल सके आपने कितने ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुना है. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बेटा, हिस्ट्री को कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिएगा. आप लोग क्या करते हो, कुछ एक क्वेश्चंस को क्रैम करते चले जाते हो एंड देन यू फाइंड द हिस्ट्री बोरिंग. तब आपको फिर हिस्ट्री बोरिंग लगने लगती है. नहीं, हिस्ट्री को जस्ट एक बॉलीवुड की मूवी की तरह स्टडी कीजिए. कोई भी चैप्टर लेते हो, उसके कैरेक्टर्स को बिल्कुल बॉलीवुड मूवी के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी तरह देखिए, और फिर देखिए आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कैसे क्लियर होते चले जाते हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिकॉल कि आपने 7th क्लास में ऑलरेडी क्या स्टडी किया था. व्हाट यू ऑलरेडी नो, उसके साथ हम इस चैप्टर को कनेक्ट कर रहे हैं. लाइक आपको पता है कि औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल किंग. वाई ही वॉज लास्ट पावरफुल मुगल किंग? बिकॉज उसके जो सक्सेसर्स थे वो बहुत वीक थे, कमज़ोर थे, और उसके एम्पायर को संभाल नहीं पाए. और डेट इज़ वाई कि 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाने के बाद उसका जो एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट होने लगा. डिसइंटीग्रेट मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा. और उसके अपने ही जो गवर्नर्स थे या सूबेदार थे, उन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स इस्टेब्लिश कर लिए. तो मीन्स उस पीरियड में देयर वॉज अ वैकम ऑफ पावर. वैकम ऑफ पावर का मतलब है कि जब कोई एक पावरफुल जो किंगडम है वो ख़त्म होने के कगार पे था, तो जब तक तो वो पावरफुल था तब तो किसी दूसरी पावर को कंट्री में अपनी जगह बनाने का मौका नहीं मिल रहा था. लेकिन जैसे ही वो वीक हुआ, तो जो जगह खाली हुई उसको ऑक्यूपाई करने के लिए एक दूसरी पावर जो थी वो तैयार खड़ी मिली, एंड दे वर द ब्रिटिश. तो मुगल एम्परर औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो मेनली इंडिपेंडेंट किंगडम्स कंट्री में इस्टेब्लिश हुए थे वो कौन से थे? द फर्स्ट वन वाज द महाराजा रंजीत सिंह. उनका किंगडम था पंजाब में. देन इन बंगाल मुर्शिद कुली खान का किंगडम था, और मैसूर स्टेट में था टीपू सुल्तान का किंगडम. So this was the whole thing that was happening in the 18th century in our country. इंडिया में ये सब कुछ 18th century में चल रहा था. अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक पावरफुल ट्रेडिंग कंपनी से एक पावरफुल जो किंगडम है वो यहाँ पे एक पावरफुल रूलर जो है वो बन जाती है. सो बेटा, अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, बेसिकली इट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी. एक व्यापारिक कंपनी थी वो, जो इंडिया में ट्रेड करने आई थी. कुछ एक ब्रिटिशर्स ने अपने मिल के एक ग्रुप बनाया, एक कंपनी बनाई. लाइक जैसे कंपनी आपके यहाँ रिलायंस एक कंपनी है, या कोई और बजाज ऑटो इज़ अ कंपनी. इस तरीके से कुछ एक अंग्रेज़ों ने मिलके अपनी एक कंपनी बनाई, और वहाँ पे इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे एक चार्टर साइन कराया. चार्टर क्या होता है? चार्टर मीन्स अ रिटन ग्रांट. एक रिटर्न में परमिशन ले ली कि हम जो है इंडिया ट्रेड करने के लिए जाने चाहते हैं, और इसके साथ साथ हमें सोल राइट दे दिया जाए कि ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी जो है वो इंडिया में ट्रेड करने नहीं आएगी. देखो, जब मैं ब्रिटेन बोलती हूँ तो उसका मतलब इंग्लैंड ही है, इंग्लैंड का ही नाम ब्रिटेन है. ठीक है. अब सोल राइट मिलने से क्या हुआ?
सोल राइट का मतलब था कि ब्रिटेन से ट्रेड करने का जो राइट है इंडिया के साथ में वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए नहीं आ सकती थी। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे एक तरह से गारंटेड हो गए, वो कॉन्फिडेंट थे कि अब देवर श्योर कि ब्रिटेन से उन्हें कोई दूसरी कंपनी कंपटीशन नहीं देगी ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ। सो इन दिस वे अक्रॉस द सी रूट, सी को क्रॉस करते हुए दे स्टार्टेड देयर जर्नी एंड दे रीच टू इंडिया। और वो इंडिया में आते हैं, किस लिए आए हैं, किस चीज़ का ट्रेड करने आए हैं? दे वॉन्टेड टू ट्रेड इन द सिल्क, कॉटन क्लोथ्स एंड स्पाइसेस। इंडिया का सिल्क, इंडिया के स्पाइसेस और इंडिया के कॉटन क्लोथ्स उस समय वर्ल्ड में बहुत फेमस थे, और ये पूरा ट्रेड जो है ना वो गोल्ड से किया जाता था। एंड डेट इज़ वाई ब्रिटिश भी इंडिया से ये सारी चीज़ें सस्ती कीमत के ऊपर, चीपर रेट्स के ऊपर ले जाना चाहते थे, और उनको ब्रिटेन में जाके ऊंची कीमत के ऊपर बेच के प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। सिंपली इसलिए वो ट्रेड करने इंडिया आए। बट जब वो यहाँ पहुँचते हैं और वो यहाँ आके क्या देखते हैं कि ट्रेड करना इंडिया के साथ अब इतना ईजी नहीं है। ना वाई डे दे फील कि इंडिया के साथ ट्रेड करना जो है इतना ईजी नहीं है? बिकॉज उन्होंने यहाँ आके क्या देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कंपनीज जो हैं वो ट्रेड कर रही हैं। अब वो कंपनीज कौन सी थी? ब्रिटेन की क्वीन ने तो सोल राइट दे दिया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवा कोई कंपनी यहाँ पे आएगी ही नहीं। ये कंपनीज थी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की। कौन से यूरोपियन कंट्रीज? लाइक ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं कि वास्को ड गामा ने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया का 1498 में। ही वॉज अ पोर्तुगीज। तो पुर्तगाल के जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे वहाँ के, वो तो ऑलरेडी ही पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी बना के इंडिया आ चुके थे उस सी रूट को फॉलो करते हुए। लाइक दिस फ्रॉम हेयर, ये सी रूट को फॉलो करते हुए वो कहाँ पहुँचे थे? यहाँ कालीकट पहुँचे थे। देन डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच पीपल जो नीदरलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने भी अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, और वो भी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे पोलिकट नाम की जगह पे आ गए थे 1595 में ही, मीन्स ब्रिटिश के आने से भी 5 साल पहले। और यहाँ पे वो भी ट्रेड कर रहे थे पोलिकट से। देन जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, वो कब आए? 1600 एडी में, और उसके कुछ टाइम बाद 1664 में फ्रेंच भी उनके पीछे पीछे उसी सी रूट को फॉलो करते हुए इंडिया पहुँच गए, और उन्होंने भी यहाँ पे अपना ट्रेडिंग सेंटर बना लिया। कहाँ पे? पौंडीचेरी में। तो अब एक नहीं, इंडिया में फ्रेंच भी ट्रेड कर रहे हैं, डच भी ट्रेड कर रहे हैं, और पोर्तुगीज़ भी ट्रेड कर रहे हैं। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और सबके सब जो ट्रेड कर रहे हैं सबको क्या चाहिए? वही गुड्स जो कि ब्रिटिशर्स को चाहिए। सबके सब यहाँ स्पाइसेस खरीदने आए हैं, सबके सब यहाँ सिल्क खरीदने आए हैं, कॉटन क्लोथ्स लेने आए हैं। और नेचुरली जब किसी चीज़ की इतनी डिमांड हो गई है तो उस चीज़ के जो प्राइजेज़ हैं वो इंडिया में हाई हो गए। अब यहाँ इंडियंस को तो बहुत फ़ायदा पहुँच रहा था। कैसे? क्योंकि उनके गुड्स बहुत डिमांड में थे तो उन्होंने रेट्स बढ़ाने शुरू किए, प्राइस इंक्रीज़ हुए। लेकिन जो कंपनी यहाँ से खरीद के यूरोप में बेचने के लिए ले जा रही है, उसका जो प्रॉफिट था वो कम हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ से महंगे ख़रीदते थे और आगे जाके जब बेचते थे तो उनको इतना मार्जिन नहीं मिल पाता था। अब उन्होंने क्या सोचा? ज़्यादा प्रॉफिट अगर अर्न करना है तो हमें कुछ और रास्ता निकालना होगा। क्या रास्ता निकालना होगा? उन्होंने अपने जो रिवैलरीज थे, रिवैलरी कंपनीज थी, मीन्स उनके जो कॉम्पिटिटर थे, उनके अगेंस्ट लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। मीन्स दे एंटर्ड इनटू द ट्रेड वॉर्स। वो ट्रेड वॉर्स में एंटर हो गए। कैसी ट्रेड वॉर्स? मीन्स अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए उन्हें लगता था कि हमारे सिवा इंडिया के साथ कोई दूसरी कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती। तो इसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया? एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की। कैसी लड़ाइयाँ होती थी? वो बीच समंदर के बीच लड़ पड़ते थे। कैसे? एक दूसरे के शिप्स, जो गुड्स के भरे हुए, सामान के भरे हुए जहाज़ होते थे, उनको बीच समुंदर में डुबो दिया जाता था। लाइक दिस, देखो इस स्लाइड में आपको ये इमेज नज़र आ रही है, तो इसमें आप देखोगे ध्यान से तो ये शिप है और इनको जो है कैसे समुंदर के बीचों बीच डुबो दिया जाता था। देन दे ऑल्सो स्टार्टेड टू ब्लॉक द सी रूट जो होता था समुंदर के बीच ही रास्ते को ब्लॉक कर देते थे कि जाओ, अब जाओगे कहाँ से, तुम्हारा तो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया।
एंड देन फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी, अपने किले बनाने शुरू कर दिए, अपनी छोटी छोटी आर्मी जो थी वो रखनी शुरू कर दी। ये इमेज है ना, इस इमेज को देख के मुझे एक मूवी की याद आ रही है। उसमें मैंने एक मूवी है, कौन सी, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियंस, आप बच्चों ने भी देखी होगी, सब बच्चे बहुत ज़रूर देखते हैं। उसमें देखा है वो सी के बीचों बीच जो है वो कैसे लड़ाइयाँ चलती हैं, समुंदर के बीच एक दूसरे के जहाज़ डुबो दिए जाते हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से ये जो यूरोपियन कंपनीज थी एक दूसरे के साथ में लड़ा करती थी। अब आपस में तो लड़ झगड़ रहे ही हैं ये, उसके साथ साथ क्या करते थे, इंडिया के जो लोकल रूलर्स होते थे उनको भी अपनी वॉर में एंगेज कर लेते थे। कोई एक को अपने साथ शामिल कर लेता था, कोई दूसरे को अपने साथ शामिल कर लेता था। तो इससे क्या होता था, हमारे यहाँ के जो लोकल रूलर्स होते थे उनको भी काफ़ी लॉस झेलना पड़ता था, तो जिससे उनको भी काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो आती थी। सो व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ देखो। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जब वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आती है तो पहले तो वो ट्रेड वॉर्स चलती हैं उनकी, अपने अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आके वो अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं। सबसे पहली फैक्ट्री जो ब्रिटिश ने इंडिया में लगाई, डेट वॉज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। हुगली रिवर के किनारे पे उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई, और बंगाल में फर्स्ट उनका ट्रेडिंग सेंटर जो बना। और फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री मतलब ऐसी फैक्ट्री नहीं थी कि उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें लगाई और यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। नो, फैक्ट्री वाज जस्ट अ ट्रेडिंग सेंटर। एक ट्रेडिंग सेंटर होता था, एक गोडाउन की तरह, जिसमें कि वो अपने सारे गुड्स परचेज करके रखते थे और उसके बाद शिप्स में लोड करके जो है वो भेजे जाते थे इंग्लैंड की तरफ। एंड देन दे ऑल्सो बिल्ड द वेयर हाउसेस, यहाँ पे उन्होंने अपने वेयर हाउस बनाए। अब वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस इज़ अ प्लेस जहाँ पे कि गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टोर हाउस। अपने जब कोई कंपनी होती है तो अपना ऑफिस भी बनाती है, तो सिमिलरली उन्होंने यहाँ पे अपने ऑफिसेस बनाए, अपने स्टोर हाउसेस, वेयर हाउस बनाए और अपनी फैक्ट्रीज वगैरह जो थी, गोडाउन्स वगैरह यहाँ पे बनाने शुरू किए। एंड इन 1696 उन्होंने क्या किया, दे बिगैन टू बिल्ड अ फोर्ट इन इंडिया। फोर्ट यहाँ पे ही एक उन्होंने किला भी बनाना शुरू कर दिया, उस किले में उन्होंने अपनी आर्मी रखनी शुरू कर दी। अब कंपटीशन चल रहा है फ्रेंच के साथ में, डच के साथ में और पोर्तुगीज़ के साथ में। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी बताएं। आपको पता है मुंबई, जिसका कि ओल्ड नेम था बॉम्बे, बॉम्बे जो है डेट वॉज किसके कंट्रोल में था, वो पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में था। एक्चुअली पोर्तुगीज़ का जो प्रिंसेस थी उसकी मैरिज होती है ब्रिटिश किंग के साथ में, इंग्लैंड के जो किंग थे चार्ल्स फर्स्ट के साथ में। और पोर्तुगीज़ किंग जो है वो गिफ्ट में, वो बॉम्बे जो है उस समय 7 छोटे छोटे आइलैंड्स होते थे, वो एज अ डाउरी दहेज में जो है किंग चार्ल्स को दे देता है, इंग्लैंड के राजा को दे देता है, तो जिससे वो इंग्लैंड के राजा को मिल गया। तो पोर्तुगीज़ तो उनके रास्ते से इस तरीके से अपने आप ही ट्रेड में हट गए। उसके बाद में जो किंग चार्ल्स है वो क्या करता है, उस जो 7 आइलैंड्स हैं वो सारे के सारे कंपनी को दे देता है, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ये आपको गिफ्ट में मिल गए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फटाफट से वहाँ पे काम शुरू करती है, रिक्लामेशन प्रोजेक्ट चलाती है और अपनी फैक्ट्री वगैरह वहाँ पे एस्टैब्लिश करनी शुरू कर देती है। सो इन दिस वे उन्हें बॉम्बे मिला था, और बॉम्बे को उन्होंने छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला के एक बड़ा शहर बसा दिया वहाँ पे। सिमिलरली जो फ्रेंच थे, फ्रेंच के साथ में उनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, जिनको एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से जाना जाता है। एंग्लो मतलब इंग्लिश पीपल, इंग्लिश कौन, ब्रिटिश, इंग्लैंड के रहने वाले। और फ्रेंच के साथ में जब लड़ाई होती है तो उसमें ब्रिटिश जीतते हैं, तो इस तरीके से उन्हें रास्ते से हटाते हैं। ऐसे ही करके वो डच पीपल जो हैं उनको भी रास्ते से हटा देते हैं, और कुल मिला के यहाँ पे इंडिया में उनकी मोनोपोली जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से दे स्टार्टेड द ट्रेड इन इंडिया, इंडिया में इस तरीके से वो अपने पैर जमाने शुरू करते हैं। अब देखो इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जब यहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाई बंगाल में, तो उस समय तो औरंगज़ेब जो था ना, वो मुगल एम्परर, वो अभी ज़िंदा था। तो उसके रहते उसकी पावर, उसके पास पूरी पावर थी, पूरे कंट्री का वो उस समय एम्परर था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, मुगल एम्परर औरंगज़ेब के जो ऑफिसर्स थे, उनके जो मंत्री थे, करप्टेड थे उस समय, और उनको थोड़ा लालच देके और कैसे भी करके उन्होंने उनसे 3 विलेजेस की दीवानी राइट्स भी ले लिए।
बंगाल में ही। दीवानी राइट क्या होते हैं? देखो, दीवानी राइट का मतलब है टू राइट्स टू कलेक्ट द लैंड टैक्स। जो लैंड के ऊपर रिवेन्यू लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, उसको कलेक्ट करने का अधिकार। तो इस तरीके से कालीकटा नाम का एक विलेज आता है, जिसको आज की डेट में आप कैलकटा या कोलकाता के नाम से जानते हो। एट दैट टाइम वो छोटा सा विलेज था, उसके दीवानी राइट्स भी ब्रिटिश ने हासिल कर लिए थे औरंगज़ेब से। इसके साथ साथ उसने उन कंपनी ऑफिशियल्स ने औरंगज़ेब को परसुएट किया, उनको बहलाया फुसलाया, किस तरीके से, अरे हम तो छोटी सी कंपनी है, यहाँ व्यापार करने आए हैं, अभी इतना प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो इस तरीके से करके उसको, औरंगज़ेब को परसुएट करके उससे ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन भी ले ली। अब ड्यूटी फ्री क्या होता है? ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब है कि ट्रेड करने के लिए उनको अब कोई टैक्स भी नहीं देना। जब कोई बाहर से यहाँ पे व्यापारी लोग व्यापार करते हैं तो उसके बदले में उन्हें टैक्स देना होता था। तो कंपनी ने औरंगज़ेब से ये परमिशन भी ले ली कि हमें यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट दे दो। तो औरंगज़ेब ने उनको एक फरमान लिख के दे दिया। नाउ व्हाट इज़ अ फरमान? फरमान क्या होता है? फरमान, जैसे अभी पीछे पड़ा था ना चार्टर, ब्रिटिश क्वीन से उन्होंने एक रिटन ग्रांट ली थी, चार्टर लिखवाया था। तो वैसे ही इंडिया में जो रॉयल ऑर्डर होता था उसको फरमान कहा जाता था, कि किंग ने एक आदेश लिख के दे दिया कि भाई ठीक है, अंग्रेज़ों को यहाँ पे बिना टैक्स दिए व्यापार करने दो, क्योंकि अभी इनका व्यापार नया नया है। सो इन दिस वे ऑफिसर्स ने, ब्रिटिश कंपनी के ऑफिसर्स ने यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब कंपनी के ऑफिशियल्स ने क्या करना शुरू किया कि फरमान तो मिला था ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का कंपनी के नाम पे। अब वो लोग जो अपना पर्सनल बिजनेस शुरू करके रखा हुआ था, उन्होंने छोटे छोटे उनके अपने पर्सनल बिजनेसेस भी थे, उन्होंने उसके लिए भी उन ड्यूटी फ्री पासेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कि क्या करते थे वो, लाइक कंपनी का जब सामान यहाँ से बाहर भेजा जाता था तो उस पर तो टैक्स देना नहीं होता था, तो उसके साथ साथ अपना भी जो उनका पर्सनल सामान वगैरह होता था, अपना पर्सनल बिजनेस चलता था, उसके भी बिना टैक्स के ही बाहर भेजने लगे कंपनी के नाम से। तो इसका रिज़ल्ट ये निकला कि बंगाल में जो रिवेन्यू इकट्ठा होता था, जो टैक्स इकट्ठा होता था, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। अब औरंगज़ेब की तो उस समय तक डेथ हो चुकी थी, ठीक है, औरंगज़ेब तो परमिशन दे के चले गए। लेकिन उसका, औरंगज़ेब कौन थे? देखो यहाँ पे एक फ़ोटो बनी हुई है, ये अंकल, ये औरंगज़ेब हैं, ठीक है, इनकी शक्ल याद रखना। तो अब औरंगज़ेब की तो उस समय तक डेथ हो चुकी थी, लेकिन बंगाल जो है, जो न्यू वहाँ पे रूलर बन गए थे, बंगाल के जो नए नवाब थे, जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, कौन थे? मुर्शिद कुली खान। अब उन्हें ये जो ह्यूज लॉस हो रहा है, वो इस चीज़ को समझ रहे थे कि ब्रिटिश तो अपना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जो उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशंस मिली हुई है। तो मुर्शिद कुली खान ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, देखो आप जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की आपको परमिशन मिली है तो सिर्फ कंपनी के लिए परमिशन है, आप अपने पर्सनल बिजनेस जो करते हो उसके लिए आपको टैक्स देना ही होगा। अब मुर्शिद कुली खान के बाद जो दूसरे नवाब आए, उसके बाद वो थे अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो थे वो नवाब बने इन 1740। तो अलीवर्दी खान ने भी ब्रिटिशर्स को प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि नहीं, आप लोगों को जो है वो टैक्स देना ही पड़ेगा। अब उसके बाद में फिर सिराजुद्दौला नवाब बने 1740 से 1756 तक वो नवाब रहे। एंड ही ऑल्सो प्रोटेस्टेड, उन्होंने ब्रिटिश को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करा कि देखो आपको जो है टैक्स देने पड़ेंगे। और उन्होंने साथ साथ और भी ब्रिटिश के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए कि देखो आप यहाँ पे किले बना रहे हो और हमारे कंट्री, हमारे एम्पायर में आपको किले बनाने की परमिशन नहीं है, राजा मैं हूँ, आपको मेरी जो मर्ज़ी है उसको मानना पड़ेगा। अब कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, अब उस समय तक तो वो बहुत ग्रीडी हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं, और उन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। और उन्होंने किंग को बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में लेटर्स भी लिखी, जिसको कि किंग ने बोला कि नहीं, आपको मेरे अगर स्टेट में ट्रेड करना है तो आपको मेरी बातों को मानना ही पड़ेगा। अब कंपनी जो है इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो रिज़ल्ट क्या निकला कि कंपनी के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और
जो किंग है उस समय सिराजुद्दौला के बीच में एक बैटल लड़ी गई, डैट इज़ नोन एज द बैटल ऑफ पलासी इन द इंडियन हिस्ट्री। उसको इंडियन हिस्ट्री में बैटल ऑफ पलासी के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता है पलासी का नाम पलासी कैसे पड़ा, इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पलासी जो है ना, एक तरह के वहाँ पे एक जगह है बंगाल में पलासी के नाम से, वहाँ पे पलाश के ट्रीज़ मिलते हैं। उस पेड़ के ऊपर क्या होता है, फ्लावर लगते हैं और पलाश के फ्लावर्स होते हैं वो। उन फूलों से जो है, उन फ्लावर्स के साथ में कलर बनाया जाता है, होली का कलर गुलाल बनता है। तो वो इतनी फेमस है वहाँ के वो फ्लावर्स, पलाश के फ्लावर्स, कि उसके नाम पे उस जगह का नाम ही पलासी पड़ गया। तो हम बात कर रहे थे इस बैटल की, बैटल ऑफ प्लासी। ये बहुत ही रिमार्केबल बैटल है इंडियन हिस्ट्री में। ये एक ऐसी बैटल है जिसने इंडिया का फ्यूचर ही चेंज कर दिया। मीन्स जिन्होंने ब्रिटिशर्स को एक पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो हाउ एक बहुत ही एक बड़ा इवेंट है ये, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है आपको डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे। सो नाउ इट्स अ क्विज टाइम। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अब आपको सोचना है और सोचने के बाद में आंसर देना है कि आपने क्या समझा। आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ स्क्रीन पे हैं, उनको देखिए और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर? योर सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया? And your third question is, where and when did the East India Company set up its first factory? अपनी first factory East India Company ने कब और कहाँ लगाई? So just think and answer the questions very quickly. बहुत जल्दी से उनको जो है वो आप आंसर कीजिए। And for the next video lecture, stay connected with us. We will be soon back for you with some new informations. Till then,